रेलवे स्टेशन पर सौतन के प्याज पराठे। सुनिए जी, जाकर ये दवाई ले आइएगा, मेरी दवाई खत्म हो चुकी है। कहाँ से लाऊंगा मैं तेरी दवाई? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। सुबह सुबह आ गई पैसे खर्च करवाने के लिए, वो भी अपने दाग धब्बे वाले चेहरे के साथ। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, सारा दिन खराब जाता है। क्या हुआ मोहित, क्यों सुबह सुबह बहू पर चिल्ला रहा है? माँ आ गई, ये मेरे लिए दवाई ले आई है। अरे कहाँ से लाऊं मैं इसकी दवाई? पैसे का पेड़ पर उगते हैं? मुझे और भी चीजें देखनी होती हैं, कोई पैसे नहीं है मेरे पास इसकी दवाई के लिए। और इससे कह दीजिए सुबह सुबह अपना दाग धब्बे वाला ये चेहरा लेकर मेरे सामने ना आया करे। ये तू क्या कह रहा है मोहित? अमृता तेरी पत्नी है और तू अपनी पत्नी को ऐसे कैसे बोल सकता है? इसके चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो इसमें इसकी क्या गलती है? ये तो देख, अमृता अभी गर्भवती है, अगर वो अपनी दवाई समय से नहीं खाएगी तो उसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? कम से कम अपने होने वाले बच्चे का तो सोच। मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर मोहित चला जाता है। 1 साल पहले अमृता को स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसके चलते अमृता के चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। अमृता के चेहरे पर काले धब्बों की वजह से मोहित अमृता को पसंद नहीं करता और ना ही उसके साथ कभी भी अच्छा बर्ताव करता है। तू रो क्यों रही है बहू? रोना बंद कर। अगर तू रोएगी तो इससे तेरे बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। जा तू जाकर आराम कर, तेरी दवाई मैं लेकर आती हूँ। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, ये सोचकर कि कभी कोई परेशानी आ पड़े तो हम इन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। माँ जी, अगर आप ना होती तो ना जाने मेरा क्या होता। ये तो मेरे चेहरे की वजह से मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तू देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता रहता है लेकिन मोहित का बर्ताव अमृता के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलता है। अरे बहू, क्या बना है आज खाने में? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। माँ जी, मैंने आज प्याज के पराठे बनाए हैं, खाकर तो बताइए कि कैसे बने हैं। नीलम जैसे ही अमृता के हाथ के प्याज के पराठे खाती है तो उसे वो पराठे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं और वो अमृता की बहुत तारीफ करती है। अरे बहू, तेरे हाथ के प्याज के पराठे खाकर तो मजा ही आ गया। आज से पहले मैंने इतने अच्छे प्याज के पराठे कभी भी नहीं खाए थे। अब तो तुम रोज नाश्ते में ये प्याज के पराठे ही बनाया करना। अमृता खाना बहुत अच्छा बनाती थी और सबसे ज्यादा अच्छे तो वो प्याज के पराठे बनाती थी। घर में सभी को अमृता के हाथ के प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। समय बीतता रहता है और अमृता 6 महीने की गर्भवती हो जाती है। अब तुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। सिर्फ कुछ ही महीने रह गए हैं घर में बच्चे की किलकारी गूंजने में। नीलम और अमृता बात कर ही रहे होते कि तभी वहां मोहित आता है। माँ, मेरी शहर में नौकरी लग गई है, इसलिए मैं कल ही शहर जा रहा हूँ। क्या? शहर में नौकरी? लेकिन मोहित, तू जानता है ना अमृता गर्भवती है और कुछ ही महीने में वो बच्चे को जन्म देने वाली है। ऐसी हालत में तेरा उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो क्या माँ मैं इसके लिए अपनी नौकरी गवा दूं? आप हो तो सही इसका यहाँ ध्यान रखने वाली। शहर में नौकरी पाने का इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा। माँ जी, मोहित जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हो तो सही मेरा यहाँ ख्याल रखने वाली। इनकी तरक्की हो, मैं यही तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप जाइए और यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। मोहित अगले ही दिन शहर के लिए निकल जाता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन धीरे धीरे घर में पैसे की कमी होने लगती है। पैसों की कमी के चलते घर में राशन खत्म होने लगता है, जिस वजह से नीलम बहुत परेशान रहती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बहू गर्भवती है, ऐसी हालत में उसे समय समय पर खाना मिलना चाहिए लेकिन घर में तो राशन ही नहीं है। ऊपर से मोहित भी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दे रहा है और ना ही पैसे भेज रहा है। अब मैं क्या करूं? माँ जी, आप परेशान क्यों हो रही हो? हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। लेकिन क्या बहू? माँ जी, क्यों ना हम प्याज के पराठे बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचें। रेलवे स्टेशन पर इतने सारे पैसेंजर होते हैं तो हमारी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाया करेगी और प्याज के पराठे बनाने में तो ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, जिससे मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। नीलम को अमृता का आइडिया बहुत पसंद आता है, जिसके बाद दोनों सास बहू प्याज का पराठा बनाकर रेलवे स्टेशन पर बेचा करती थी, जिससे उनके दिन में ठीक ठाक बिक्री हो जाया करती थी। एक दिन अमृता रोज की तरह प्याज के पराठे बेच ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी है और इस ट्रेन में से कोई और नहीं बल्कि अमृता का पति मोहित उतरता है। मोहित अकेले नहीं होता है, मोहित के साथ शादी के जोड़े में एक लड़की भी होती है, जिसे देखकर अमृता और नीलम हैरान हो जाती हैं। मोहित, तू यहाँ और तेरे साथ ये लड़की कौन है, वो भी शादी के जोड़े में? माँ, हम दोनों को शादी के जोड़े में देखकर अब तक आप नहीं समझी? यह मेरी पत्नी नताशा है। नताशा मुझे शहर में मिली थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। तू
तूने दूसरी लड़की से शादी कर ली। नालायक, तू शादीशुदा और बाप बनने वाला है। तुझे इस हरकत पर जरा सी भी शर्म नहीं आई? कैसी शर्म माँ? इस दाग धब्बे वाली चेहरे की लड़की के साथ रहने से अच्छा तो मैं कुंवारा ही रह जाता। मैं इसके साथ और नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने नताशा जैसी सुंदर लड़की से शादी कर ली। अब आप खुद देखिए ये कितनी सुंदर है। भले ही ये लड़की कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मेरी बहू से अच्छी नहीं हो सकती। आपने ये तक नहीं सोचा कि मैं गर्भवती हूँ और कुछ ही महीनों में अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। कम से कम मेरा नहीं तो बच्चे का ही सोच लेते। तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है? चांद पर भी तुम्हारे चेहरे से कम ही दाग होंगे। तुम्हारे साथ तो मोहित क्या दुनिया का कोई भी आदमी नहीं रह सकता, बदसूरत कहीं की। ये सब देखकर अमृता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। मोहित नताशा को लेकर वहां से अपने घर चला जाता है। अमृता को रोता देख नीलम अमृता को संभालती है और सहारा देती है। देख बहू, तू ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुझे अपने बच्चे का ख्याल रखना होगा। जो हुआ उसे भूल जा। मैं तेरे साथ हूँ, तू फिक्र मत कर। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अमृता के अंदर हिम्मत जाग जाती है, जिसके बाद अब अमृता और उसकी सास नीलम मिलकर प्याज के पराठे बेचती हैं। धीरे धीरे अमृता के प्याज के पराठे पूरे रेलवे स्टेशन पर फेमस हो जाते हैं, जिससे अमृता की दिन में अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो जाती है। देखते ही देखते सिर्फ 2 महीनों में अमृता प्याज के पराठे की एक छोटी सी दुकान से एक रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे अमृता और नीलम अच्छी कमाई करके एक बड़ा घर खरीद लेती हैं। और अब अमृता अपने चेहरे का ट्रीटमेंट भी करवाती है, जिससे अब उसका चेहरा ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट के कुछ ही हफ्तों बाद अमृता एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, जहां अब अमृता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहित की जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख होते हैं। मोहित के पास पैसे ना होने की वजह से नताशा मोहित से रोज लड़ाई किया करती थी और उसे एक दिन फाइनली छोड़कर चली जाती है। मोहित को अब अपनी गलती का पछतावा हो जाता है, जिसके बाद मोहित अमृता से जाकर माफी मांगता है। अमृता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिससे प्यार किया, जिस पर भरोसा किया, वो मेरे पास पैसे न होने की वजह से मुझे छोड़कर चली गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। अपने पति की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर अमृता मोहित को माफ कर देती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी साथ में रहता है। बाबा, मैंने दाल चावल बना दिए हैं और साथ में दवाई भी रख दी है। थोड़ी देर आराम करने के बाद आप खाना खाकर दवाई खा लीजिएगा। मेरा ठेला लगाने का टाइम हो गया, इसलिए मैं जा रही हूँ। देवी बेटा, मुझे माफ कर दो। जिस उम्र में तेरे हाथ पीले होने चाहिए, उस उम्र में तुम लोगों को दाल चावल बनाकर खिला रही हो, वो भी मेरी वजह से। काश मैं लाचार ना होता तो तुम्हें आज ये सब नहीं देखना पड़ता बेटा। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक बेटी का फर्ज होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे। आप फिक्र मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर देवी अपने ठेले पर दाल चावल बेचने के लिए निकल जाती है। देवी के पिता की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए अपना घर चलाने के लिए देवी को दाल चावल बेचने पड़ते थे। दाल चावल ले लो, दाल चावल, स्वादिष्ट गर्मा गर्म दाल चावल ले लो। अरे बहन जी, दाल चावल कैसे दिए हैं? 20 रुपए की हाफ प्लेट, 30 रुपए की फुल प्लेट। आप मुझे हाफ प्लेट दाल चावल दे दीजिए। देवी उस कस्टमर को हाफ प्लेट चावल दाल दे देती है। कस्टमर जैसे ही देवी के हाथ के दाल चावल खाता है तो उसे वो दाल चावल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। अरे, मैंने आज से पहले इतने अच्छे दाल चावल कभी भी नहीं खाए। आज से जब भी मेरा दाल चावल खाने का मन होगा तो मैं यहीं पर आया करूंगा। ये कोई पहला कस्टमर नहीं था जिसने देवी के हाथ के दाल चावल की इतनी तारीफ करी है। जो भी कस्टमर देवी के हाथ के दाल चावल खाता वो उसकी बहुत तारीफ करता। ऐसे ही समय बीतता रहता है और देवी रोज दाल चावल बेचती है कि एक दिन देवी के दाल चावल के ठेले के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से रोहित नाम का लड़का निकलता है। रोहित बहुत ही अमीर और बड़े परिवार से होता है। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि यहाँ कोई आसपास मैकेनिक की शॉप है? जी, यहाँ से सीधा जाकर आप राइट मुड़ जाइएगा, वहीं पर एक मैकेनिक की शॉप है। थैंक यू सो मच। न जाने मेरी गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था। एक तो इतनी तेज की भूख लग रही है, ऊपर से ये गाड़ी भी खराब हो गई। पता नहीं अब ये गाड़ी को ठीक होने में कितना समय लगेगा। अगर आपको भूख लग रही है तो आप ये दाल चावल खा सकते हैं। ये दाल चावल घर के बने और खाने में भी बहुत अच्छे हैं। क्या करूँ, भूख तो लग रही है। एक काम करता हूँ, ये दाल चावल ही खा लेता हूँ, कम से कम थोड़ी बहुत तो भूख शांत होगी मेरी। जिसके बाद रोहित देवी के बनाए हुए दाल चावल खाता है। रोहित ने आज से पहले इतने अच्छे दाल चावल कभी भी नहीं खाए थे। रोहित को देवी के हाथ के दाल चावल इतने पसंद आते हैं कि जिसके बाद अब रोहित हर रोज देवी के ठेले पर आकर दाल चावल खाया करता था। धीरे धीरे रोहित देवी को पसंद करने लगता है और देवी भी रोहित को पसंद करने लगती है। देवी, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहित, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हैसियत नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम इतने बड़े घर से हो और मैं इतनी गरीब घर से।
हमारी शादी को तुम्हारे घर वाले कभी भी मंजूरी नहीं देंगे। तुम इसकी फिक्र मत करो, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो जरूर हमारी शादी को मंजूर कर लेंगे। जिसके बाद रोहित और देवी एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद रोहित देवी को अपने घर लेकर आता है। देवी और रोहित को शादी के जोड़े में देखकर रोहित के घर वाले समझ जाते हैं कि रोहित ने शादी कर ली है। रोहित, ये क्या किया तूने? शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे बिना पूछे शादी करने की? अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला हमसे बिना पूछे कैसे कर सकता है? हाँ देवर जी, ये आपने क्या कर दिया? ये लड़की है कौन, किस फैमिली से है, इस लड़की का स्टैंडर्ड क्या है? माँ, भाभी, पिताजी, इस लड़की का नाम देवी है और ये दाल चावल का ठेला लगाती है। देवी बहुत ही अच्छे दाल चावल बनाती है और अपने घर का खर्च चलाती है। क्या एक दाल चावल बेचने वाली मेरे घर की बहू बनेगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोहित, तेरी भलाई इसी में है कि तू इस लड़की को जहां से लाया है वहीं छोड़ा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शांति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देवी अब इस घर की बहू है और रोहित की पत्नी। जो होना था हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। अंदर जाकर नई बहू की स्वागत की तैयारी करो। मोहित के कहने पर ना चाहते हुए भी शांति और मोना को देवी का गृह प्रवेश करना पड़ता है। गरीब होने की वजह से देवी की सास और उसकी जेठानी देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ऐसे ही देवी और रोहित का शादी का पहला दिन निकल जाता है। और अगले दिन, तुझे पता है ना आज तेरी पहली रसोई है? बाहर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं और वो लोग बहुत ही अमीर परिवार से हैं, तो उनके लिए अपनी पहली रसोई में कुछ अच्छा ही बनाइयो। कहीं लोगों के सामने हमारी नाक मत कटवा देना, समझी? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मैं खाना अच्छा ही बनाऊंगी और उन सबको मेरे हाथ का खाना जरूर पसंद आएगा। इतना कहकर मोना और शांति वहां से चली जाती हैं और देवी मन ही मन सोचती है कि वो अपनी पहली रसोई में क्या बनाए। हे भगवान, बाहर इतने सारे लोग हैं, ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी बन जाए और सबको पसंद भी आए। देवी इतना सोच ही रही होती कि तभी उसके मन में दाल चावल और खीर बनाने का ख्याल आता है, जिसके बाद देवी जल्दी से दाल चावल और खीर बनाती है और बाहर लेकर जाकर सभी को परोसती है। दाल चावल और खीर देखकर देवी की सास और मोना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे किचन में ले जाकर कहती है, अरे ओ अकल की अंधी, तुझे कहा था ना मैंने कि हमारे मेहमान बहुत अमीर परिवार से, उनके लिए कुछ अच्छा ही बनाना। अगर तुझे अच्छा बनाना नहीं आता था तो हमें बोल देती, हम बना देते या बाहर से ऑर्डर कर देते। तूने उनको दाल चावल कैसे दे दिया? अब वो लोग यही कहेंगे ना कि तूने हमारी पल भर में नाक कटवा दी। शांति इतना कहकर देवी को डांट ही रही होती कि तभी शांति के रिश्तेदार शांति को बुलाते हैं और देवी के हाथ के बने दाल चावल की बहुत तारीफ करते हैं। अरे शांति, तुम्हारी बहू के हाथों में तो जादू है भाई। हमने आज से पहले इतने अच्छे दाल चावल कभी भी नहीं खाए। सच में तुम तो बहुत नसीब वाली हो जो तुम्हें इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू मिली है। सब रिश्तेदार देवी की बड़ी तारीफ करते हैं। देवी की तारीफ होता देख देवी की जेठानी मोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद वो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मोना हमेशा देवी को उसकी गरीबी की वजह से ताने दिया करती थी और उससे ही सारे घर के काम करवाया करती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन अचानक रोहित को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, जिस वजह से वो अपना सब कुछ खो देते हैं और एक छोटे से घर में आ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? पल भर में हमारी सारी खुशियां उजड़ गई। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों की जिंदगी कैसे बीतेगी? न जाने किन लोगों की बुरी नजर हमारे हंसते खेलते परिवार को लग गई। गरीबी की वजह से देवी के ससुराल वालों को रहने में काफी परेशानी होती है। देवी से ये सब देखा नहीं जाता, जिसके बाद देवी दोबारा से अपना दाल चावल का ठेला लगाने के लिए सोचती है। जिसके बाद देवी जल्दी से दाल चावल बनाती है और दोबारा ठेला पर बेचने के लिए निकल जाती है। सभी कस्टमर को देवी के हाथ के दाल चावल बहुत ही पसंद आते हैं और धीरे धीरे देवी दाल चावल वाली के नाम से फेमस हो जाती है। अब देवी के ससुराल वालों की परेशानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कुछ ही महीनों में देवी एक दाल चावल के ठेले से एक बहुत बड़ा होटल खोल लेती है, जिसके बाद अब सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी गरीबी की वजह से तुझसे ना जाने क्या क्या कहा और तेरे साथ कैसा बर्ताव किया, लेकिन आज तेरी वजह से ही सब कुछ पहले की तरह ठीक हो गया है। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी ना कुछ कम कसर नहीं छोड़ी थी तुम्हें परेशान करने के लिए। मुझे भी अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। शांति और मोना को अपनी गलती का एहसास होता देख देवी उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब सभी साथ में खुशी खुशी रहते हैं।